नमस्ते दोस्तों, आपका आज के इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके साथ बहुत सारे विषयों पे बात करने वाले हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। तो इस संवाद को अंत तक जरूर सुने। आपके साथ है अभिनीत और नेहा। एक अफ्रीकी कहावत है, अगर तुम्हें जल्दी से आगे बढ़ना है तो अकेले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें दूर तक जाना है तो दूसरों के साथ बढ़ो। बोलने का मतलब है कि कभी ना कभी अपने जीवन में इंसानों को आगे बढ़ने के लिए और दूर तक जाने के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए ही होती है। हाँ, और इसे नेटवर्किंग भी कहा जाता है, जिसका मतलब है लोगों के साथ संपर्क बनाना। संपर्क बनाने के बाद जितने लोगों को प्रभावित कर पाते हो तुम अपने कार्य से, उतनी क्षमता बढ़ती है एक बिजनेस या एक सोच को आगे बढ़ाने में। इसी नेटवर्किंग की संकल्पना से अरबों डॉलर की कंपनियां, वेबसाइट्स और उत्पाद की उत्पत्ति हुई है, खासकर पिछले 2 दशकों में, जिसमें कि इंटरनेट पे आधारित नेटवर्किंग साइट्स का बहुत प्रचलन हुआ। और सोशल नेटवर्किंग के कारण ही सोशल मीडिया भी उत्पन्न हुआ। हम आमतौर पे जानते हैं कि अभी के सोशल मीडिया को शुरुआती सालों में जोड़ा जा सकता है ऑर्कुट से, क्योंकि जब वो आया था तब वो बहुत लोकप्रिय हुआ था और उसी लोकप्रियता को बाद में आगे लेकर गया फेसबुक। लेकिन इतिहास के हिसाब से बात की जाए तो सबसे पहले तकनीकी तरीके से लोगों का आपस में जुड़ना शुरू हुआ जब टेलीग्राफ की उत्पत्ति हुई अमेरिका में 1840 में। फिर धीरे धीरे तकनीकी उन्नति के चलते ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ती गई। लोग ईमेल से, ऑनलाइन चैट रूम से जुड़ने लगे और जैसे जैसे और तरक्की होती गई, डिजिटली ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर करना आसान होता गया, जैसे कि पिक्चर्स और ऑडियो। सोशल मीडिया दूसरे मीडिया से इसलिए भी अलग माने जाते हैं क्योंकि जब तक कि इनका आगमन नहीं हुआ था तो कोई भी जानकारी या खबर किसी जाने माने स्रोत पर ही हमेशा निर्भर होते थे। अब सोशल मीडिया के चलते कोई भी इन्हें दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। 1994 और उसके बाद के कुछ साल कई ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए महत्वपूर्ण रहे और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे कि 1994 में जियो सिटीज का आगमन हुआ। 1997 में आए 6 डिग्रीज को सीबीएस न्यूज के हिसाब से सबसे पहला असली सोशल नेटवर्किंग साइट माना जाता है, क्योंकि उसमें अभी के जमाने में भी देखे जाने वाले दोस्तों की सूची, अपना बायो यानी कि प्रोफाइल और स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी ली जाती थी और इससे जुड़े हुए यूजर्स उस जानकारी को देख सकते थे। फिर कई ऐसे पोर्टल्स आते गए, जिनमें से सबसे नाम किए हुए, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ऑर्कुट लॉन्च हुआ जनवरी 2004 में, फेसबुक आया फरवरी 2004 में और ट्विटर जुलाई 2006 में लॉन्च हुआ। फिर अपने अपने लोकप्रियता के हिसाब से कुछ बंद हो गए, जैसे कि ऑर्कुट, और कुछ अभी भी चल रहे हैं और प्रसिद्ध हैं, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर। मकसद इनका जो भी रहा हो, पर सोशल मीडिया को दो धारी तलवार की तरह देखा जा सकता है। अगर इनका उपयोग सही से किया जाए तो बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है, और वहीं कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो इसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से जुड़ा जा सकता है और अपनी सोच तथा बात रखी जा सकती है, और कई बार केवल एक ट्वीट या ऑनलाइन पोस्ट के जरिए हमें ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जो कि आमतौर पे इनके ना होने से लोगों तक पहुंचाना नामुमकिन ही था। जैसे कि 2014 के ALS आइस बकेट चैलेंज की अगर बात की जाए, ये एक बहुत लोकप्रिय ऑनलाइन चैलेंज बनकर उभरा। इसकी शुरुआत की गई थी ALS, जो कि एक मोटर न्यूरॉन संबंधित बीमारी है, उसके प्रति जागरूकता और उसके इलाज और शोध के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए। समय के साथ और सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो जाने के कारण कई प्रसिद्ध लोगों ने इस चैलेंज में भाग लिया। एक बाल्टी से लोग अपने ऊपर बर्फ से भरे हुए पानी को डालते, और क्योंकि ये वायरल हो गया, विश्व भर में इसके चलते 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर इकट्ठा हुआ, जो कि इसके इलाज और शोध के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसी तरीके की अगर एक और बात की जाए तो एक बार एक भारतीय जो कि बर्लिन में थे और अपना पासपोर्ट और पैसे गवा चुके थे, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस समय उनकी मदद के लिए इंडियन एम्बेसी खुली भी नहीं थी। उनके उस ट्वीट से उस समय के विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उनके लिए मदद पहुंचाई, और बाद में जाकर उस भारतीय ने अपने उसी ट्विटर अकाउंट से ये कहा कि एम्बेसी ने उनको मदद पहुंचाया और उनकी सारी दिक्कतें दूर की गईं, और इसके लिए उन्होंने सुषमा जी को तहे दिल से धन्यवाद किया। निसंदेह सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं, पर अगर सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदे हैं। अभी के माहौल को ही देख लो,
तो सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर और फेसबुक के चलते राहत कार्यों में कई नई तरीके सामने आए हैं, जैसे कि शतरंज खेल करके पीएम केयर्स के लिए धनराशि इकट्ठा करना। और इसका जिक्र हमने अपने संवाद के एपिसोड नंबर 3 में भी किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना है तो उसे जरूर सुने। राहत कार्यों के लिए धनराशि इकट्ठा करने वाले फंड्स जैसे कि पीएम केयर्स का भी सोशल मीडिया के चलते बहुत लोगों तक बात पहुंच पाई। प्रसिद्ध लोग जैसे कि अक्षय कुमार, विराट कोहली, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से कई लोगों तक बात पहुंचाई कि उन्होंने किस तरीके से पैसे डोनेट किए ताकि कुछ और लोग भी उनसे प्रभावित होकर किसी भी रकम की राशि डोनेट करें। और जानकारी के हिसाब से पीएम केयर्स फंड के द्वारा 3100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। राहत कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली राशि या रिलीफ फंड्स, जैसा कि तुम्हें पता ही है, एक ऐसे धनराशि होती है जिसे कि आपदा की स्थिति में राहत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपदाएं जैसे कि हाल ही में आए तूफान अम्फन बहुत क्षति पहुंचा सकते हैं और इन रिलीफ फंड से कुछ हद तक लोगों तक मदद पहुंचाने में ये बहुत कारगर साबित होते हैं। और क्या तुम्हें पता है, साइक्लोन्स का नामकरण भी होता है। सन 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत भी शामिल है, ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि तकनीकी नाम और नंबरों से बेहतर होता है लोगों के लिए एक नाम याद रखना, इसलिए साइक्लोन यानी कि चक्रवातों को आसानी से याद होने वाले नाम दिए जाए। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि विश्व के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में से एक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उत्तरी हिंद महासागर, जिसमें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले साइक्लोन का नामकरण करते हैं। IMD को इसके तहत 12 देशों को एडवाइजरी भी देना होता है। हाँ, और साइक्लोन्स जो कि काफी तेज हवा के साथ चक्र के आकार में घूमते हैं, बहुत क्षति पहुंचा सकते हैं। हाल ही में अम्फन साइक्लोन भारत में 20 मई को बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र को अपने चपेट में लिया। साइक्लोन्स को उनकी तीव्रता के अनुसार एक श्रेणी में रखा जाता है और अम्फन सबसे तीव्र यानी कि सुपर साइक्लोन श्रेणी का माना जा रहा था, पर भारत के तट पर पहुंचने तक वह एक श्रेणी कम यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। इसके बावजूद ये बहुत शक्तिशाली रहा और ये 30 किलोमीटर के डायमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से रहा। 30 किलोमीटर का डायमीटर का हिसाब आप इससे लगा सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी को अगर लेटा दिया जाए तो 165 ऐसे स्टैचूज लगेंगे इस डायमीटर को नापने के लिए। कई विशेषज्ञों के अनुसार इस पैमाने का साइक्लोन आखिरी बार 1999 में आया था। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी क्षति से हम जल्दी उभर जाएं। और अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो डिजास्टर रिलीफ फंड्स में डोनेशन कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के लिंक्स आप हमारे विवरण में देख सकते हैं। इन साइक्लोन्स को समय से पहले पता करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सैटेलाइट्स। विश्व का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में स्पुतनिक 1। भारत का सबसे पहला सैटेलाइट भी सोवियत यूनियन के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। कुछ सैटेलाइट्स जैसे कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, जो साइक्लोन्स तथा मौसम की अन्य जानकारी एडवांस सेंसर्स तथा टूल्स से पृथ्वी के सतह के स्टेशंस के साथ संपर्क करके और जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सके और जरूरत पड़ने पर चेतावनी दी जा सके। इन सैटेलाइट्स को आप एक फायर अलार्म के जैसा समझ सकते हैं, जो कि आग लगने की स्थिति को पहले ही भाप लेता है सेंसर्स के द्वारा और तेज ध्वनि और जलती बुझती रोशनी से आपको आगाह करता है और आप समय रहते सुरक्षित स्थान पे जा सकते हैं। ऐसे ही कई तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि नेविगेशन में मदद के लिए GPS और डिफेंस के काम आने वाले मिलिट्री सैटेलाइट्स। भारत ने अपना खुद का नेविगेशन नेटवर्क भी बनाया है कुछ सैटेलाइट्स के समूह से, जिसका नाम दिया गया है गगन। कई देशों ने दूसरे देशों के जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स या अपने ही किसी खराब पड़े सैटेलाइट को गिराने के भी उपाय बनाए हैं। इनको आमतौर पे अभी तक के जितने भी परीक्षण किए गए हैं उनके अनुसार गिराया जाता है मिसाइल्स से। भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा ऐसा देश है जिसने एंटी सैटेलाइट यानी कि ASAT मिसाइल का सफल परीक्षण किया मार्च 2019 में। और इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है।
एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी एक परमाणु समझौता है जिसके तहत परमाणु हथियार बनाना और उसका परीक्षण करना बहुत नियंत्रित है। उसी तरीके से अगर भविष्य में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निर्माण और परीक्षण को नियंत्रित करने के लिए कोई समझौता किया जाता है तो उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसका उल्लेख 2012 में किया था अजय लेले ने, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिटिक्स के फेलो रहे हैं। मिसाइल्स की बात आए और अगर हम इससे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफी होगी और शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने इनके बारे में ना सुना हो। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सम्मान दिया गया है। जैसे कि 15 अक्टूबर उनके जन्म तिथि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व छात्र दिवस घोषित किया गया है। हम बात कर रहे हैं अपने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और तुम्हें पता है 2005 में अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड के दौरे पे थे और उनके आगमन वाले दिन यानी 26 मई को स्विस गवर्नमेंट ने नेशनल साइंस डे घोषित किया। भारत के परमाणु शक्ति का सफल परीक्षण के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी कारण से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभालने के बाद उनके लोगों के साथ के रिश्ते के कारण सब प्यार से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे, क्योंकि वे बाकी डिग्निटरीज और ब्यूरोक्रेट से बहुत ही अलग थे और प्रेसिडेंट होने के बावजूद उनका व्यवहार बिल्कुल ही एक आम आदमी जैसा था और वे अपने साथ काम करने वाले लोगों को बहुत सम्मान देते और सबके साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। उनको बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था और वो जहाँ भी जाते वहाँ के स्कूली बच्चों से जरूर मिलते और संबोधित करते। उनके अनुसार बच्चों में जो भावनाएं बचपन से बो दी जाती हैं, वही आगे जाकर उनके व्यक्तित्व की परिभाषा बनती है। उसको ऐसा समझा जा सकता है कि बच्चों का दिमाग एक गीले मिट्टी जैसा होता है, जिसे जो भी ढांचे में ढाला जाए वो वैसा विकसित हो सकता है और इसी कारण से उनका बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा करना और उनको प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और वे अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद भी अपना पूरा समय विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक के तहत काम करके बिताते रहे। बच्चों और युवाओं को दिए गए निर्देशों का हमने जब निरीक्षण किया तो ये पाया कि वे अवचेतन मन को समझाने वाले तकनीकों का उपयोग करते थे, जैसे कि अफर्मेशंस और दोहराव। वह राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाले पहले वैज्ञानिक रहे। राष्ट्रपति के पद में रहते हुए उन्होंने भारत में ग्रामीण विकास के लिए पूरा, जिसे प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज कहा जाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना के लिए वो अपनी सारी बचत दान कर देते थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता वो रहे हैं। मई 2012 में कलाम ने भ्रष्टाचार को हराने के लिए व्हाट कैन आई गिव अर्थात मैं क्या दे सकता हूँ नामक आंदोलन भारत के युवाओं के लिए शुरू किया, जिसके तहत लालच और भ्रष्टाचार के रवैये को बदलने का प्रयास किया गया, जो इस विचार से आता है कि मैं क्या ले सकता हूँ और इसके बदले लोगों को ये सोचने के लिए बाध्य किया कि मैं क्या दे सकता हूँ। सांप्रदायिक भेदभाव को दूर रखते हुए उन्होंने कुरान पढ़ने के साथ साथ गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा और फिर उसे पढ़ा भी। अगर हम अपनी खुद की बात करें तो हम उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं अपने स्कूली समय से। उनके देहांत पे मुझे एक व्यक्तिगत नुकसान महसूस हुआ, पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई कार्य किए जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उम्मीद है आपको भी प्रेरणा मिली होगी और आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही और एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए एपिसोड्स आने की सूचना मिल जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पंक्ति के साथ आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। I am born with potential. I am born with potential. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. I am born with wings. So I am not meant for crawling because I have wings. I fly, I fly, I fly.